यज्ञ करावे, कर्म करावे, निर्धाराने लढत राहावे, संकटांची करुणी संधी, शिखर पेलले स्कंधी. कधी आशा कधी निराशा, ध्येय सोडले आम्ही, असे घडलो आम्ही, असे घडलो आम्ही, असे घडलो आम्ही. नमस्कार मंडळी, मी अंजली टारे तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते आपल्या या कार्यक्रमात, ज्याचं नाव आहे असे घडलो आम्ही. माझ्यासोबत माझे सहसूत्रसंचालक विकास मितरसेन, जे युवा उद्योजकांची पिढी घडवतात आणि जे नजारा टेक्नॉलॉजीजचे CMD आहेत, त्यांचंही मी या मंचावर हार्दिक स्वागत करते. मंडळी, आता जर मी तुम्हाला असं विचारलं की तुम्ही तुमच्या आयुष्यात अगदी जवळून पाहिलेली बहुआयामी व्यक्ती कुठली, तर ती व्यक्ती म्हणजे तुमची आई, मुळात एक स्त्री. तर मंडळी, आपल्याला आज ज्या पाहुण्या लाभलेल्या आहेत त्या अशाच बहुआयामी व्यक्तिमत्वांपैकी एक आहे. तर स्वागत करूया परोपकारी, लेखिका, कवयित्री, प्रेरक, मोटिवेशनल स्पीकर, हिंदी साहित्य अकादमी महाराष्ट्राच्या उपाध्यक्षा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनच्या सदस्या आणि लोढा फाउंडेशनच्या अध्यक्षा डॉक्टर मंजू लोढा मॅडम यांचं. मॅडम, तुमच्या या मंचावर हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. धन्यवाद. इतक्या बहुआयामी भूमिका तुम्ही निभावत आहात आणि एक स्त्री म्हणून मला तुमचा खूप खूप अभिमान है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी, इतना सुंदर परिचय देने के लिए. सबसे पहले तो मैं असे घडलो आम्ही के जितने भी श्रोताओं हैं उन सबको मैं अपना अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ. और साथ में विनोद जी और अंजलि जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज इस सुंदर से कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया और अपने भावों को प्रकट करने का एक सुअवसर प्रदान किया, एक अच्छा सा मंच प्रदान किया. हमें अभी कुछ इंसाइट्स दीजिए आपकी अर्ली लाइफ. अब तो आप बहुत आगे निकल चुकी हैं लेकिन पहले क्या होता था लाइफ में, इन्फ्लुएंसेस जिसने आपके करियर को शेप करा. देखिए, मैं तो ऐसे कवयित्री हूँ, तो मैं अपनी जो ज़िंदगी की एक शुरुआत है वो एक कविता में प्रस्तुत करती हूँ आपके समक्ष. कि बचपन से देखा करती थी एक ख्वाब, बुना करती थी एक स्वप्न जाल, कि बड़ी होकर मैं भी कुछ बनूंगी, अपना एक अलग व्यक्तित्व गढ़ूंगी. पर क्या इतनी समझ न थी, उलझी उलझी सोचती. गांव की नदी में अक्सर देखा करती थी चेहरा अपना, हवाओं के संग बनते बिगड़ते प्रतिबिंब अपने. फिर लहरों की भांति मैं भी हिरनी सी छलांग लगा लेती, गुल्ली डंडा खेलने में मगन हो जाती और अपने बचपन को जीने लगती. धीरे धीरे बचपन कब पीछे छूटता चला गया और उम्र न जाने कब युवावस्था की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई. आँखों में तैरने लगे कुछ हसीन सपने, काला कोट पहनकर बन जाऊँ मैं वकील, अपनी दलीलों से सबको मात कर दूं, असमर्थों के लिए लड़ूं और सच का साथ दूं. पर ये सपना भी कांच के बर्तन की तरह टूट टूट कर बिखर गया, क्योंकि छोटी सी उम्र में ही विवाह हो गया. 18 साल में विवाह हो गया, 19 साल में पहला बच्चा, 21 साल में दूसरा बच्चा. नया सफ़र, नई ज़िंदगी, नई गृहस्थी, और जो सपने खुद के लिए देखा करती थी अब वही उन्हीं आँखों में अब बच्चों के लिए सपने देखना शुरू कर दिया. पर एक दिन बच्चे भी बड़े हो गए, उनका भी अपना एक अलग आसमान बन गया. फिर दबी हुई इच्छाओं ने सर उठाया कि चलो भाई अब कुछ कर लिया जाए, कौन सी उम्र बीत गई है. और फिर मैंने अपना जो काव्य पाठ है, लेखन है, वो सब सारा शुरू कर दिया और अपना एक फाउंडेशन की स्थापना कर दी. और धीरे धीरे मैंने 12 पुस्तकें लिख दी और परमवीर चक्र और वॉर डायरी 2015 ने मेरे जीवन में एक अलग ही मेरे को एक मार्गदर्शन दिया. और इस किताब ने मुझे एक नई पहचान भी दी, क्योंकि ये अपने उन वीरों के लिए था जिन्होंने अपने प्राण अपने देश के लिए बलिदान कर दिए. और ये 21 परमवीर चक्र विजेता हैं, जिनमें से 7 को जीवित रहते ये मिला. ये हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है जो कि हमारे वीर सैनिकों को दिया जाता है. और आज उनमें से 3 जीवित हैं, बाकी सभी शहीद हो गए. तो उनके बारे में लिखा, जिसका विमोचन फिर मैंने मुंबई में किया, अपने गवर्नर हाउस में किया. फिर मैंने लंदन में जाकर भी इसका विमोचन किया. और हमारे रक्षा मंत्री जो उस समय थे मनोहर जी, उन्होंने भी इसका विमोचन किया. और इस पुस्तक की एक प्रति मैंने मोदी जी को भी भेंट की. और मेरा ये सफ़र धीरे धीरे शुरू हुआ और आज मैं देखिए आप लोगों के बीच में हूँ. वाह, क्या बात है. आपने तो मुझे भी सुपर सीड कर दिया. 12 पुस्तक लिख दी. जी जी. मैंने 8 पुस्तक पब्लिश करी हैं जी. और 3 और हैं इन दी ऑफिंग.
हाँ बिल्कुल, मेरी भी अभी 3 और तो मैं आपको कभी भी कैचअप नहीं, नहीं आप कर सकता करेंगे, हूँ। जरूर नहीं करेंगे। करूँगा। क्यों? और मैं तो देखिए, आप अलग तरह की पुस्तकें लिखते हैं हाँ, business। और मैं हाँ बिजनेस से संबंधित Yeah। लिखते हैं, और मैं दिल से दिल की बातें करती हूँ, बस इतना फ़र्क है। मुझे तो सिर्फ बिजनेस आता है, मैं क्या करूँ। नहीं, आपने बहुत बिजनेस में अपना ऊंचा एक मकाम बनाया, नाम बनाया, लेकिन उसके बावजूद आपने जो ये कार्यक्रम शुरू किया ना, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि इसके माध्यम से आप ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ बुलाते हैं जिनकी प्रतिभा के बारे में लोग जानते नहीं है, लेकिन यहाँ दूरदर्शन पर आकर अपना एक इंटरव्यू देकर देश भर के लोग उनको देखते हैं और उनके बारे में जानने लगते हैं। इससे बड़ा और कोई कार्य हो नहीं सकता है। शायद आपके काम का सबसे बड़ा अप्रिसिएशन हुआ होगा। हम इतने एपिसोड्स कर रहे हैं लेकिन पहली बार किसी ने इतना अच्छा बोला है। अप्रिशिएट किया है। थैंक यू सो मच। नहीं, मुझे भी लगता है, और आपको कभी भी किसी को अच्छी बात लगे ना, तुरंत उसे बोलना कह दीजिए। चाहिए। मन ही मन में मत रखिए कि मैं Yes। बाद में कहूँ, नहीं, Yes। तुरंत उसकी प्रशंसा वहीं कर सही बात दीजिए, है। क्योंकि अच्छी बात की चर्चा हमेशा हरदम होनी चाहिए, और बुरी बात हो तो उसकी चर्चा कभी मत करिए। वाह। आप कल्चरल हेरिटेज और कंटेम्पररी इश्यूज को बैलेंस कैसे करती हैं? जैसे माँ पे लिखा है कि पिता पे लिखा है, वो Okay। सबके दिल की बातें होती हैं। प्रेरणा लिखी है तो जहाँ पर हमें लोगों से, जहाँ जिस लोगों से मुझे प्रेरणा मिली उनके बारे में लिखा। तीज त्यौहार के बारे में मैंने लिखा है, मॉरल स्टोरीज लिखी हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही सामंजस्य है, ये कभी पूरा हो ही नहीं सकता कि मैं ये सांस्कृतिक नहीं है या नूतन है, ये सब कुछ दोनों का सामंजस्य है। मंडळी, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की मंजू लोढा या कवयित्री आहेत, लेखिका आहेत, तर त्यांनी लिहिलेल्या काही पुस्तकांपैकी मी 2-4 पुस्तकांची नावं इथे सांगू इच्छिते. मन की लहरे, प्रेरणा, यादें, भारत भाग्य निर्माता, बाबुल, जैन धर्म, रिश्तों के रिचार्ज, माँ, पति, परमवीर चक्र, द वॉर डायरी. तर मला तुम्हाला असं विचारायचं आहे की रिश्तों के रिचार्ज, ये जो पुस्तक आपने लिखा, बिल्कुल इसका आशय आप हमें बता पाएंगे? बिल्कुल ज़रूरी है कि उन रिश्तों का हम रिचार्ज करें। उस समय जब परिवार के साथ बैठे हैं तो पूरी तरह उनके साथ बैठें, एक दूसरे से बातचीत करें, दिन भर में एक दूसरे से क्या किया। माँ बाप का है कि बच्चे छोटे हैं, दिन भर उनका कैसे गुजरा, उनके कैसे दोस्त हैं, क्या हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, अपनी युवा पीढ़ी को एक नया मार्ग दिखलाना है, तो रिश्तों का रिचार्ज होना बहुत ज़रूरी है। वाह। कि जब जीव लेता है जन्म ना, तब पाता है परिवार, परवरिश, रिद्धि, वात्सल्य और रचना का एक अनूठा संसार। रिश्तों की अनगिनत परिभाषाएं, एक माला में जुड़े कई मोती, बिखरे तो कांच के टुकड़े और जुड़े तो लाखों मोल वारें। तो अगर वो जुड़ के अगर परिवार रहता है ना, तो वो दुनिया में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, बाधाएं आए, सबका सामना कर आगे निकल सकता है। तुमचं सगळ्यात आवडतं पुस्तक कुठलं आहे आणि का ते तुमच्या अगदी जवळचं आहे? एक छोटी सी कोशिश की। आज क्या होता है, हमारे बच्चों से हम पूछते हैं, आप हजारों फिल्मी नायकों के नाम तो वो ले लेंगे, लेकिन हमारे 2 किंग वीरों के नाम लेने हों तो उन्हें पता नहीं होता है। तो मैंने एक छोटी सी शुरुआत की कि इसी माध्यम से शायद उन तक ये बातें पहुंच जाएं। और मैंने इस परमवीर चक्र वॉर डायरी के लिए मैंने है ना कई स्कूलों में जाकर प्रदर्शनी भी लगाई थी। तो मुझे हमेशा कविवर माखनलाल चतुर्वेदी की 4 पंक्तियाँ याद आती हैं, जहाँ एक पुष्प भी कामना करता है कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिनकर प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सर पर ये हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, अपने भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। जब एक पुष्प ये कामना कर सकता है तो हम देश के नागरिक होकर कैसे पीछे रह सकते हैं। दौलत जो होती है, दुनिया की सारी दौलत तराजू के एक पलड़े में रख दी जाए, एक पलड़े में एक सैनिक की बहादुरी, उस बहादुरी का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, क्योंकि सैनिक हैं, हमारी सेना है तो हम हैं, और हमारा अस्तित्व है, हमारा देश है। आप जैनी हैं जी। आपको ये बताऊंगा कि मेरा भी सरनेम जैन था जी। और जैन हूँ मैं। अरे वाह, तो ये तो बहुत अच्छी बात ये है। हम मित्रसेन नाम तो मैंने अलग से बाद में रखा, बेकार। क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर का नाम था मित्रसेन जैन, अच्छा, और वो मैंने अडॉप्ट करके जैन की जगह मित्रसेन कर दिया। बिल्कुल।
और बड़ी मुझे भी जैन होने की, क्योंकि जैनिज्म में एक भगवान महावीर ने जो सिद्धांत दिए हैं ना बस। वो बहुत जरूरी हैं। उन्होंने बहुत अनेकांतवाद, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अभय, वीरता, सत्य, जो ऐसे हैं कि जो हर एक के लिए कार्य हो सकता है। लोढा फाउंडेशनला सुरुवात झाली. बिलकुल. लोढा फाउंडेशनच्या स्थापनेत विश्व कल्याणाची खूप मोठी भूमिका आहे, तर त्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? जी. लोगों को मेहंदी सिखाना, ब्यूटिशियन का, इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और जैसे पुरुषों के लिए मोबाइल रिपेयर है, जी. वेल्डिंग का काम है। आज जैसे हर एक को ब्यूटिशियन की ज़रूरत होती है, आप जी, देखिए। तो आज कई लड़कियां जब मुझे मिलती हैं कि अरे आपके फाउंडेशन से हमने सीखा और आज हम मतलब महीने के 10,000, 15,000, 20,000 कमा रहे हैं, तो अपने को कितनी खुशी मिलती है कि नहीं, वो अपना जीवन यापन कर रही है। तो इसी तरह के हमने यहाँ से शुरुआत की और वहाँ से शुरुआत होते होते फिर आगे बहुत काम बढ़ते गए। तो हम लोगों ने जैसे हमारी मोबाइल लाइब्रेरी चलती है, हमारी मोबाइल मेडिकल वैन चलती हैं, तो इस और हम बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए कार्य करते हैं। इतने सारे काम मैं आपको बताऊं, एक तो हमने शुरुआत की थी, यूनिक था, सीनियर सिटीजन को सिखाना हाउ टू यूज़ द स्मार्टफोन, वाव. हाउ टू लर्न, क्योंकि वो घर में बैठे हैं, उनके सब बच्चे बाहर हैं, तो कम से कम वीडियो कॉलिंग तो कर सकते हैं। तो डोर स्टेप तक हम गए, एक एक बिल्डिंग में, एक एक क्लब में जाकर कि वो सीखें। हमारे लैपटॉप रहते थे, हमारे सिखाने वाले जाते थे, उनको मंडे टू फ्राइडे उनको सिखाते थे। इस तरह के हमने 50,000 से अधिक लोगों को हमने सिखाया। हमने महिलाओं के जैसे स्वास्थ्य को लेकर हमने बहुत सारे हम कैंप लगाते हैं और हमने मेमोग्राफी के इतने कैंप किए कि हमें डॉक्टर एडवानी जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उनके द्वारा हमें मेडल मिला। वाह. कांटे आते हैं तो आने दो, तुम सिर्फ एक फूल खिला दो, अंधेरे को कोसो मत, तुम सिर्फ एक दीप जला दो, एक फूल की भी सुगंध सूची दूर दूर तक जाती है, एक दीप की कनक मलिका तम पर विजय मनाती है, जो एक एक फूल खिला दें हम सब मिलकर तो चीर बसंत कहलाए, और जो एक एक दीप हम सब मिलकर जला दें ना तो अंधकार का नामो निशान मिट जाए, अंधकार का नामो निशान मिट वाह जाए। वाह. आप जैनिज्म की, एक मिनट, जैनिज्म की बात कर रही हैं, जी आप कभी मेरे साथ खार चलिए। जी। मेरे ग्रैंड मदर ने बहुत बढ़िया जैन मंदिर बनाया है, अरे वाह, महावीर जैन मंदिर। अरे वाह। और विकास जी मैं आपको बता दूं, मैंने अब तक बॉम्बे में 9 जैन मंदिर मैं बना चुकी हूँ ओह। और उनकी प्रतिष्ठा कर चुकी हूँ, और कई गणपति मंदिर भी बनवाए हैं मैंने। तो हर जगह, और अपन ध्वजा वाले मंदिर ही बनाते हैं पूरे, तो ताकि लोग अधिक से अधिक जाएं, दर्शन करें। इनिशिएटिव्स क्या हैं आपके लोधा फाउंडेशन? नहीं, मैंने अभी जैसे सब बताया इनको। हाँ, बचत घट हमने बनाए हैं, बचत घट की महिलाओं को हम आगे बढ़ने के लिए जी। प्रेरित करते हैं। आपको मैं बताऊं, कोविड में मैंने जैसे है ना कोविड सेंटर खोल दिया था, 100 बेड अचानक 2 दिन में हमने खड़ा किया उसको, क्योंकि लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। हमने कितने वैक्सीनेशन, 35,000 से अधिक वैक्सीनेशन लोगों को लगाया। जी। 1.5 से 2 महीने तक हमने लगभग 20,000 फूड पैकेट प्रतिदिन जी। हमने वितरित किए। फिर हमने जैसे हमारे 2 गाड़ियां हमने ले ली थी, जिसमें लोगों को डोर स्टेप तक जाकर हमने फ्रूट, अनाज, सारे चीज़ें पहुंचाई, क्योंकि लोग घबरा रहे थे, उतर नहीं सकते थे, तो उनके फ़ोन आते थे। फिर उनके घरों में सैनिटाइज करना है, उनकी टंकियों को साफ़ करवाना है। मैं आपको बताऊं, पूरे 2 साल कोविड में हमारे फाउंडेशन के एक व्यक्ति ने छुट्टी नहीं ली। आपको बताऊं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं फाउंडेशन की अध्यक्षा मात्र हूँ, लेकिन अगर वो सब कार्य करने वाले नहीं हो तो हम कैसे लोगों तक पहुँचेंगे। तो मेरा मतलब जो सपोर्ट है वो हमारे जो काम करते हैं हमारे साथ में, उनका सपोर्ट की वजह से हमारा फाउंडेशन चलता सही है। बात है। तो मैं दिल से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। 2500हून अधिक लसीकरण तुम्ही केलं होतं. जेव्हा लसीकरणाचा भाग जेव्हा आला होता, त्याच्यानंतर त्यांनी कोविड लसीकरण केंद्रसुद्धा सुरू केलं होतं. त्यात 4 वर्ष वयोगटात 35,000हून अधिक छोट्या मुलांचं लसीकरणही त्यांनी केलं होतं. परमवीर चक्र जरूर मैंने जब गई थी लंदन वगैरह, तो लोगों ने मुझसे खरीदी थी, लेकिन उससे जितने भी पैसे आए वो सब मैंने ऐसे कैसे आर्मी में डोनेट कर दिए थे। जैसे गुलशन नंदा, वेद प्रकाश शर्मा से लेकर मैंने महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, नीरज जी, सबको मैं पढ़ती हूँ, बच्चन जी, तो उन्होंने ही मुझे जीवन में आगे बढ़ने को प्रेरित किया। और मैं जो आज हूँ तो उसमें मेरे ऐसे कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन। मैं कह सकती हूँ कि मेरे परिवार का पूरा पुरुष वर्ग मेरे पीछे है। वाह. मेरे ससुर जी और मेरे पिताजी का सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन दोनों ने मुझे इतना आगे बढ़ने को कहा कि मंजू आगे बढ़। मेरे ससुर जी ने तो मुझे बड़े बड़े मंच दिए, जहाँ पर मैंने अटल जी के साथ मंच साझा किया, मैंने विलास राव जी के साथ किया, मैं मोदी जी के साथ मंच पर बोली, लता जी के साथ ने बोली। तो मुझे लगा है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे परिवार
कि लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया। पिताजी हर जो से सामाजिक कार्यक्रम होते तो बोलते मंजू 2 शब्द बोल, तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। मैं देखती उनके चेहरे चमकते थे जब मैं बोलती थी। फिर मेरे पतिदेव हैं, बच्चे हैं, अभी तो बहुए पोते पोतियाँ सब कहते हैं कि आप जो भी करो हम सब आपके साथ में हैं। पर मैंने अपनी माँ को अपनी प्रेरणा माना है, क्योंकि माँ से मैं बहुत छोटी उम्र में मेरी माँ चली गई थी जब मैं 26 साल की थी, लेकिन उस छोटी 26 साल में उसने मुझे 7 जन्मों का प्यार दे दिया था। इतना था मेरी माँ को आज भी लोग गांव में याद करते हैं। अक्सर हम लोग छत पर सोते थे, आसमान में चमकते तारों को देखते थे। एक दिन माँ ने देखा, बोली बेटा ये क्या कर रही हो? मैंने कहा माँ आसमान में चमकते हुए तारे देख रही हूँ। तब मेरी उस कम पढ़ी लिखी माँ ने जीवन का एक मर्म समझाया कि सिर्फ चमकते हुए तारों को मत देखो, स्वयं तारा बनो और सितारा बनकर चमको। ये विश्व कल्याण क्या चीज़ है? सॉरी, मैं थोड़ा कम जानता हूँ। विकास जी आप कम नहीं जानते। जैसा कि मैंने अभी पहले ही भी कहा कि विश्व कल्याण मीन्स हम हर एक के मंगल की कामना करें। एक बच्चा है ना, खाली उसकी माँ है, बहुत गरीब है, और रेलवे स्टेशन के बाहर बैठकर वो हमेशा पानी जो होता है ना उसको बेचता है, कि उससे जो भी राहगीर जाते हैं उससे पानी पीते हैं, और थोड़ा सा वो धन एकत्रित करता है और अपनी माँ और खुद का गुजारा चलाता है। एक दिन विकास जी जैसे एक व्यक्ति उतरे ट्रेन से और वो बाहर आए, तो वो दौड़ कर उनके पास गया और बोला कि पानी लीजिए बाबूजी, पानी लीजिए। तो विकास जी 2 मिनट जैसे उसको वो देखता है और बोलता है कि ठीक है मैं पानी पीऊँगा, लेकिन एक काम करो तुम पहले मेरे साथ वो सामने फुटपाथ पे कुछ दुकानें थी वहाँ चलो मेरे साथ। एक बोले कहाँ? बोले चलो तुम। तो रोड क्रॉस करके वो जाते हैं और एक चप्पल की दुकान में उसको ले जाता है। गर्मियों के दिन है, चिलचिलाती धूप है, उसके पैरों में चप्पल नहीं होते हैं। पहले आप चप्पल पहनो। तो बोला कि तुमको जो पसंद आए, चप्पल जूते जो चाहिए वो तुम खरीद लो। तो वो छोटा सा लड़का उनके चेहरे पे दिखता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनके पाँव छूकर वो कहता है कि क्या आप भगवान हो क्या? तो वो बोलता है नहीं मैं कोई भगवान नहीं। बोला क्यों बेटा तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बोला कल शाम को ही मैं भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहा था कि भगवान कितनी गर्मी है, काश मुझे कोई चप्पल मिल जाए तो मैं और दौड़ दौड़ के काम करूँगा, 2 पैसे अधिक कमाऊँगा, लेकिन कल तो मैंने शाम को प्रार्थना की और आज तो आप आ गए। बोले नहीं बेटा मैं भगवान नहीं हूँ। तो फिर आप भगवान के खास दोस्त तो ज़रूर हो, जो आज भगवान ने आपको मेरे लिए यहाँ भेजा है। मोक्ष वाहन नावाचं एक यांची सुविधा आहे जी मृतांना नेण्यासाठी एक विशेष सुविधा आहे जी। तर याची संकल्पना तुम्हाला कशी सुचली की आपण एक मोक्ष वाहन सुद्धा अशी एक सेवा आपल्या समाजापर्यंत पोहोचवली पाहिजे? कई लोगों को जैसे कि जब ले जाना पड़ता है तो महंगा भी लगता था कि किस तरह से हम ले जाएं मोक्ष वाहिनी में ना। तब हमारे दिमाग में आया क्यों ना ये सुविधा एक नई कार्य है, ये हम प्रदान करें तो उसमें उस जीव को लेकर जाया जाए। पहले हम तो सारी सुविधा करके भी देखते थे। और आप मैं बताऊं आपको, मेरा एक लोढ़ा धाम में मेरी एक पुस्तकालय है जिसमें 4.5 लाख किताबें हैं। हाँ 10 लाख किताबें आ सकती, इतना बड़ा मैंने वो पुस्तकालय बनाया है। और जैसे मोबाइल 2 वैन तो मेरी चलती ही हैं। और अमरसंस गार्डन के बाहर भी है ना, हमने एक वो पुस्तकालय बना रखा है छोटा सा, कि कोई बुजुर्ग वगैरह जाएं पढ़ना चाहें तो वहाँ पढ़ सकते हैं। और इस स्किल डेवलपमेंट आदिवासियों को जैसे सिखा रही हूँ, भिवंडी में है, वहाँ मैंने सेंटर खोल दिया है। फिर कंप्यूटर तो कम से कम आज तक मैंने 2 लाख से अधिक लोगों को सिखा लिए होंगे। संगीत सिखाते हैं, मतलब हर तरह की। मैं सोचती हूँ कि जो बच्चा जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है वो उसे अपने सुविधा अनुसार वो सीखे और अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपना देश का भविष्य अच्छा हो सके, यही एक मन में कामना रहती है। लोढा फाउंडेशनच्या अंतर्गत जे शैक्षणिक उपक्रम चालतात त्यामध्ये तुम्ही ठाणे आणि डोंबिवलीच्या त्या भागातल्या आदिवासी मुलींसाठी हे काम करत असतात। या दरम्यान तुमच्या ज्या शाळा आहेत लोढा फाउंडेशनच्या, त्याच्यामध्ये पण आपले विद्यार्थी आणि हे सगळं चाललं असं शिक्षण, त्याची प्रोसेस, तर तुमचा विद्यार्थ्यांबरोबरचा अनुभव कसा आहे? नहीं बहुत अच्छे हमारे विद्यार्थी, हमें लगता है ना कि डोंबिवली है, नाला सुपारा है, लेकिन जब हम एनुअल डे पे जाते हैं और उनका जब देखते हैं किस तरह से वो परफॉर्म भी करते हैं तो इतने अच्छे से, उनके अंदर इतना टैलेंट है। हमें उनका टैलेंट बाहर लाने की ज़रूरत है। हमारे 9 स्कूल हैं हाँ टोटल, जिसमें 2 स्कूलों को मैं देखती हूँ, डोंबिवली और नाला सुपारा। तो इतनी कम फीस होने से हमारे सारे बच्चे वहाँ आना चाहते हैं। मेरे को मतलब सुबह से लगा कि शाम तक मुझे 3 करके मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। लगभग 3000
1000 से अधिक स्टूडेंट मेरे वहाँ 2 स्कूलों में हैं वाह वाह। कि सबको वहाँ, क्योंकि और सारी शिक्षा अच्छे से होती है, उनको म्यूज़िक भी सिखाया जाता है, डांस भी सिखाया जाता है, कराटे भी सिखाया जाता है। ये नहीं कि कम फीस है तो हमारी शिक्षा वैसी क्वालिटी, हम क्वालिटी के साथ हम जी। देते हैं सब। मैं काफ़ी कॉलेजेस में जी इनवाइट होता था, यहाँ की कॉलेजेस बॉम्बे की, जी जो जहाँ पासिंग आउट स्टूडेंट्स हैं, हाँ तो वो बाहर काम पे जाने वाले हैं, नौकरी पे जाने वाले हैं, तो उनको मैं एडवाइस करता था क्लासरूम में जाके बिल्कुल कि उनको किस तरीके से जाना है, सही बात है, किस बहुत तरीके जरूरी से है। देखना है, हाँ, क्योंकि उनके लिए जो पुराना रह गया वो तो निकल गया, सही। आगे उनको पता नहीं है क्या एक्चुअली करना है। क्या करना तो है, दैट वाज माय रोल, सही बात टू है, गो एंड शो देम द वे टू द वर्ल्ड। बिल्कुल। और आपको मैं बताऊं, मैं ज्ञान गंगोत्री काव्य मंच चलाती हूँ पिछले 17 साल से, जहाँ हमारी सारी जो गृहिणियाँ, जो हमारी होम मेकर हैं, जी। सबके अंदर कुछ न कुछ होता है कि मैं आऊँ आगे कुछ बोलूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो हमने ये क्रिएट किया और आज हमारी 70 मेंबर हैं, सबके सब बोल सकती हैं, कविता कर सकती हैं, कईयों की किताबें भी छप गई। जी। तो हमने एक घूमर का प्रोग्राम किया था, 350 महिलाएं हमने एक साथ घूमर किया। ओके। तो इस तरह के हमारी संस्कृति को भी प्रमोट करना बहुत जी। जरूरी है। हाँ। हमने लास्ट में हम एक मटेरियल क्वेश्चन पूछेंगे। हमने सुना है कि आपको अनगणित अवार्ड्स मिले हैं। जी। कुछ 2-3 बता दीजिए, सब तो हम सुन भी नहीं सकते, आप बोल भी नहीं सकते। नहीं, सही है, बिल्कुल। हाँ, ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है जो इतने अवार्ड मिले, लोगों ने मेरे काम को पहचाना। और मुझे सबसे अच्छा लगा था जब मेरे गांव में मेरा नागरिक अभिनंदन हुआ था कई संस्थाओं के माध्यम से। तो जिस गांव की बेटी हूँ वहाँ अगर आपका अभिनंदन होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर अभी हमारे जैन समाज के द्वारा पूरे इंडिया से 22 लोगों का सम्मान हुआ, उसमें मेरा सम्मान हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे मुझे मेयर अवार्ड भी मिला, महाराष्ट्र रत्न अवार्ड भी जी। मिला, टाइम्स ऑफ इंडिया से भी मिले, बहुत सारे मतलब अवार्ड मिले। लेकिन सबसे अच्छा मुझे लगा कि मेरे पूरे जीवनी को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक कॉफ़ी टेबल बुक निकाली, ओह। मंजू ऑल दैट आई एम। Yes. तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा अवार्ड आपको और क्या मिलने वाला है। और वैसे ही जैसे कि मैं लंदन जब गई और मेरी पुस्तक का विमोचन हुआ, तो वहाँ के जितने भी जैसे टीवी थे ना, वहाँ सब में मेरा लाइव 1-1 घंटे का इंटरव्यू हुआ, रेडियो स्टेशन पे 1-1 घंटे का इंटरव्यू हुआ। वो जीवन में पहली बार मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी ऐसा मेरे साथ होगा। और जब मेरी किताब का विमोचन हुआ और जब वहाँ एक नीचे हॉल में हमें बिठाया गया और लोग लाइन से खड़े होकर मेरी पुस्तक ले रहे हैं और मेरा ऑटोग्राफ ले रहे हैं, तो उससे बड़ा और जीवन में आपको क्या अवार्ड मिलेगा और आप क्या चाहेंगे जीवन में। तो सब कुछ तो ईश्वर ने दिया है। और सबसे अच्छी बात है कि मैं लिखती हूँ, कवियत्री हूँ, तो अपनी एक कविता जरूर सुनाना चाहूँगी। जी जरूर जरूर जरूर। मायके जाने पर बाबूजी रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे पर लेने नहीं आते हैं। अब माँ दरवाजे पे खड़ी खड़ी मेरी बाट नहीं जोती, मेरी बलैया नहीं लेती, बिटिया कितना दुबला गई है ये नहीं कहती है। भाई बहन यथासंभव कोशिश करते हैं कि माता पिता की याद मुझे न आए, उनकी कमी न महसूस होने पाए। बहुत स्नेह और प्यार देते हैं, लेकिन भला ऐसा कभी हो सकता है अंजलि जी, मायके जाओ और माता पिता की याद ना आए? भला कैसे भूल सकती हूँ मेरे जाने पर मेरे मनपसंद व्यंजनों का माँ को बनाना और अपने हाथ से मुझे खिलाना? कैसे भूलो माँ के हाथ के बने हुई वो मठड़ी, वो अचार, वो पापड़, वो बड़ी? और कैसे भूलो कि माँ बाप की जब मायके जाने की बात होती थी तब माँ के लिस्ट बननी शुरू हो जाती थी कि बिटिया के साथ क्या क्या जाएगा। उनकी रसोई में हलचल मचनी शुरू हो जाती थी और पापा को एक लंबी फहरिस्त दी जाती थी कि बाज़ार से जाकर क्या क्या लाना है। और बातें करते करते माँ की आँखों में हमेशा मैं नमी देखा करती थी, उनकी आवाज़ भरा जाती थी कि अब बिटिया चली जाएगी। पिताजी आते जाते सिर पर हाथ फेरते और आशीर्वाद देते थे। कैसे भूलूं रात को सबका इकट्ठे होकर बैठना छत पर, और मैं माँ की गोद में सर रखकर लेट जाती थी और फिर से एक बार छोटी सी बच्ची बन जाती थी। और जी करता था कि फिर उनसे रूठूं, लड़ूं, झगड़ा करूं, अपनी जिद मनवाऊं, एक एक चीज़ की मांग करूं। आज तो उन सब बातों से मन में हंसी भी आती है, लेकिन जी भी तो उन्हीं बातों से खुश होता है। कैसे भूलूं जब माँ के लकीरें भरे हाथों को चूमने का मन करता था, उनके पाँवों पर सिर रखकर सजदा करने को मन करता था, उनके रूखे बालों में तेल लगाकर उनके बाल बनाने को मन करता था, उनकी पसंद की चीज़ें बनाकर उन्हें खिलाने को मन करता था, माँ की माँ बन जाने को मन करता था।
कैसे भूलूं। अक्सर होता है कि माँ कितनी छोटी उम्र में महिलाओं के लड़कियों की विवाह हो जाते हैं, 18-20 होती हैं, उनका लड़कपन वो कहीं भूल जाती हैं, वो अपने बच्चों को लिए जीती हैं, अपनी गृहस्थी के लिए जीती हैं। लेकिन एक समय जब हम बच्चे बड़े हो जाएं तो हमारा भी कर्तव्य बन जाता है कि माँ के उन सारे सपनों को फिर से पूरा करें, उनको फिर से एक बार लड़की बनाएं और लड़की बनकर उन इच्छाओं को जीने दें। भला कैसे भूल जाऊं, सुबह सुबह उठकर पापा के साथ लंबी सैर पर चली जाया करती थी, घंटों उनसे बातें करती थी और वो तो मुझे इस तरह से समझाया करते थे कि आज भी मैं वो छोटी 5 साल की बच्ची हूँ। लेकिन सच है विकास जी, हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, बच्चे युवा हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, लेकिन कभी भी इतने बड़े हो नहीं पाते हैं कि ममता का आंचल उनको ढाँप न सके। कैसे भूलूं जब वापस विदा होने पर उन कमरों में जाती हूँ और एक एक दीवारों से लिपट कर रोती हूँ और जैसे लगता है कि माँ बाप के ही आलिंगन कर रही हूँ। कैसे भूलूं घर से निकलते हुए भाई के सर पर भाल पर तिलक लगाती हूँ, उसकी लंबी उम्र की भगवान से प्रार्थना करती हूँ। फिर अब मायके फिर वापस कब आना होगा पता नहीं, लेकिन दरवाजे पर माँ की कमी और रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर पापा की कमी को महसूस करती हूँ, पापा की कमी को महसूस करती हूँ। तो मैं तो सब सुनने वालों से यही कहना चाहती हूँ कि जिनके माता पिता सास ससुर जीवित हैं, प्लीज़ उनका सम्मान करें, कोशिश करें कि उनके साथ रहें। कि पेड़ लाख बड़ा सही, उसे आंगन में रहने दो, काटो मत। छाया फल नहीं देगा लेकिन छाया ज़रूर देगा। और बुढ़े माता पिता आज भले कमा कर नहीं ला रहे हों, लेकिन जो संस्कार वो हमारे बच्चों को देंगे वो जीवन में और कोई नहीं दे सकता है कि जीवन भर वो हमारे लिए ATM कार्ड बनकर रहें। और एक कोशिश तो करें उनके लिए आधार कार्ड बनकर रहने की, उनके लिए आधार कार्ड बनने की। किसी ने एक दिन मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे सास ससुर या माता पिता तुम्हारे साथ रहते हैं? अंजलि जी और विकास जी, मैंने हंसकर एक ही जवाब दिया कि मेरी तो इतनी हैसियत ही नहीं कि मैं उन्हें अपने साथ रख सकूं। ये तो उनका बड़प्पन है जो वो मुझे अपने साथ रखे हुए हैं। बस फ़र्क इतनी सी बात का है, इतनी सी बात को समझ लीजिए कि आप माता पिता को नहीं रख रहे हैं, वो आपके साथ हैं, इसलिए आपका मोल है, ये हम समझ जाएंगे। तो इससे बड़ा माता पिता के लिए और कोई हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। उन्होंने जीवन भर हमें दिया है, आज उनको कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें थोड़ा सा सम्मान और थोड़ा सा समय चाहिए। तो ये देने की हम कोशिश करें कि माँ बाप की सेवा जो करें, चारों तीर्थ धाम वो पाएँ और उनके दिल से जो आशीष निकले वो तो भगवान से भी टाली न जाए, वो तो भगवान से टाली न जाए। यही संदेश मैं देना चाहती थी अपनी इस कविता के माध्यम से, क्योंकि माता पिता जैसा निस्वार्थ प्यार हमें जीवन में कोई नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मेरा मन पसंदीदा मुक्तक यही है कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज आप मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और असे घड़लो आमी के सभी श्रोताओं को भी जो कि मुझे आज सुन रहे हैं, आप सबका भी आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत मैं अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आपने इतना अमूल्य समय मुझे सुनने के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरिशंकर हरी म्हणतात विश्व कल्याणाबद्दल की विश्व कल्याण के लिए जब कर्म होता है, मानवता का सिर्फ वही एक शुभ धर्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज तुम्ही आज जर हा भाग बघत असाल तर पुढचा दिवस असा काढण्याचा प्रयत्न करा की जी ही व्यक्ती मिळेल त्यांच्याशी हसून बोला, त्यांची चौकशी करा, बघा तुम्हाला छान झोप लागते का नाही। तोवर मी अंजली टाले आणि माझे सहसूत्रसंचालक विकास मित्रसेन तुमची रजा घेतो। पुन्हा एकदा भेटूया लवकरच। धन्यवाद। थैंक यू। यज्ञ करावे, कर्म करावे, निर्धाराने लढत राहावे, संकटांची करुणी संधी शिखर पेलले स्कंधी। कधी आशा कधी निराशा देण सोडले आम्ही, असे घडलो 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 आम्ही।